Welcome children. Algebraic expression and identities for class 8. In this video we are going to discuss about the meaning of algebraic expressions and operation on algebraic expressions like addition and subtraction. So let me start. First of all, let me talk about expressions. Expressions are formed from variables and constant. एक्सप्रेशंस का मतलब होता है ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको लिखने के लिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज़ हुआ हो मैथमेटिकली लिखने के लिए. सपोज जैसे हमने लिखा मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन इंग्लिश आर इंक्रीज बाय 5 फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट. तो हम कह रहे हैं कि उस बच्चे के जो मार्क्स हैं प्रीवियस टेस्ट के मुकाबले इस बार 5 उसमें इंक्रीज़ हुआ है. तो क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीवियस टेस्ट के मार्क्स पता नहीं है तो उन मार्क्स को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और उसमें 5 का इंक्रीज है तो हमने इसको लिख दिया x + 5. तो ये उसके नए टेस्ट के मार्क्स हो गए. तो यहाँ पर हमने अपनी बोली हुई एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस किया. इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन. इसमें देखिए हमें x की वैल्यू पता नहीं है, यानी इसके ओरिजिनल मार्क्स जो पिछले टेस्ट में हमें पता नहीं है. तो ऐसी सारी वैल्यूज़ को हम कहते हैं वेरिएबल. क्या कहते हैं? वेरिएबल. ऐसी वैल्यूज़ जिनकी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो और उनको डिनोट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे ABCD XYZ. दे आर नोन एज वेरिएबल. +5 फिर हमने इसमें 5 ऐड किया. 5 एक फिक्स वैल्यू है, एक नंबर है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होता है? एनी क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. तो ये नंबर हो सकता है या कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट हो सकता है. तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक स्टेटमेंट लिखी. दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. अब आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमने x और 5 को ऐड किया, यानी इनके बीच में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है. तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम लिखते हैं तो उसमें जब हम लिखते हैं तो उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी यूज़ किया जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन. और अगर इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं क्या? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. तो हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. जैसे हमने लिखा 2x + 7. तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो x है, कांस्टेंट हमारे 2 और 7 है, और उनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो है प्लस. तो दिस इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अब बात करते हैं टर्म्स की. देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जो होती है वो टर्म्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बनती है. टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनती है. सबसे पहले तो टर्म क्या होती है? जैसे मैंने कहा 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर. तो नंबर मान लो x है, इसका 5 टाइम्स हो गया 5x. तो ये एक आपकी टर्म हो गई, क्योंकि इसमें हमने क्या किया? प्रोडक्ट का यूज़ किया है. या हम कहेंगे अ नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो हम लिख देंगे x/2. तो यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा हूँ दीज आर नोन एज टर्म्स. टर्म्स कैसे बनती हैं? आपस में मल्टीप्लिकेशन करके या डिवाइड करके. तो या तो आप कांस्टेंट्स को या वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड टर्म. जैसे मैंने लिख दिया 3x². अगर मैं 3x² लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो टर्म है वो 3x². अब ये बनी कैसे है? 3 × x × x करके. तो यहाँ पर ये मेरी जो टर्म बनी है वो 3 को मल्टीप्लाई करके किससे? x और x से बन करके बनी है. तो दिस इज नोन एज टर्म. अब इन्हीं टर्म्स को अगर ऐसे ही हम कुछ टर्म्स बनाएं और उनको आपस में प्लस या माइनस कर दें, तो हमें मिल जाती है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. जैसे कि मान लीजिए हमने एक टर्म लिखी 5x और हमने एक और टर्म लिखी 7y. अब इन दोनों को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये जो हमें मिला दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनती है? जब हम उसमें टर्म्स को प्लस या माइनस करते हैं. तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक है 5x और एक है 7y, और इन दोनों को हमने क्या किया है? माइनस किया है. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एक्सप्रेशन कैसे बनती है? बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स. जैसे मैंने लिखा x² + 7x - 5. इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. अब टर्म्स को आप पहचानेंगे कैसे? प्लस और माइनस साइन. तो ये प्लस साइन और माइनस साइन है, इससे हम टर्म्स को पहचान लेंगे. एक टर्म आपकी ये हो गई, एक टर्म आपकी ये हो गई, एक टर्म आपकी ये हो गई. तो पहली टर्म इसमें हो गई जिसका आपने यूज़ किया है यहाँ पे एक्सप्रेशन को बनाने में, दैट इज़ योर x².
दूसरी टर्म होगी आपकी 7x और तीसरी टर्म होगी -5। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स को पहचान सकते हैं। हमें इसमें प्लस और माइनस साइन को इंडिकेट करना है और हमको टर्म्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, उसमें हमें टर्म्स को और उनके कोफिशिएंट्स को पहचानना है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो सपोज मैंने पहली एक्सप्रेशन 5xyz² माइनस 3zy, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस से पहले और बाद में हम देख रहे हैं दो टर्म्स लिखी गई हैं, तो ये हमारी टर्म्स हो गई हैं। तो पहली टर्म हमारी हो जाएगी 5xyz² और दूसरी टर्म को हम लेंगे -3zy। तो बीच का जो साइन सेपरेशन वाला होता है उसको भी सेकेंड टर्म के साथ लिया जाता है। तो हमारी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहली है 5xyz², दूसरी है -3zy। तो ये हमने इसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें इसके कोफिशिएंट्स को पता करना है। अब क्योंकि यहाँ पे केवल कोफिशिएंट लिखा है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उस टर्म में जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हटा दें, तो हटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 5xyz² में ये हमारा वेरिएबल है, xyz², ये वेरिएबल टर्म है इनमें। अगर इनको हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जब हम -3zy देखते हैं तो इसमें zy को जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है केवल -3। तो ये इस टर्म का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब मान लीजिए हम लेते हैं दूसरी एक्सप्रेशन 1 + x + x²। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास दो जगह प्लस का साइन आया है और हमें पता है प्लस और माइनस के साइन से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, पहली है 1, दूसरी है x और थर्ड है x²। तो हमने तीनों टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया, 1 हो गया, x हो गया, x² हो गया। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। देखिए जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो उसका अपने आप का ही कोफिशिएंट होता है, तो इसमें हम कोफिशिएंट की बात नहीं करते। तो हम वो टर्म्स लेते हैं जिनमें वेरिएबल है। तो पहली टर्म है हमारी x। अब जैसा कि मैंने कहा वेरिएबल को हटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल को हटाने के बाद क्या बचेगा, कुछ बच्चे जल्दी में आंसर देते हैं 0, तो नहीं, वेरिएबल को हटाने पे बचेगा आपका 1। क्योंकि देखिए x को मैं लिख सकता हूँ 1x लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। तब आप देखिए वेरिएबल हटाएंगे तो आपके पास क्या बचा, 1। तो यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। वैसे ही x² को देखेंगे तो x² के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट हो गया 1। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। तो हमने टर्म्स को लिख लिया 4x² y² -4x² y² z² और तीसरी टर्म हो गई z²। अब कोफिशिएंट की बात करें तो पहली टर्म में आप देखिए वेरिएबल्स के अलावा जो नंबर है वो है 4, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4। दूसरी वाली टर्म में अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट है आपका -4, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तीसरी वाली टर्म z² में कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा, तो इसके आगे आप 1 लिख सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1 का, z का स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने कहा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है और टर्म्स को सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस साइन को लगाया जाता है। अब हम अपनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी नेमिंग करते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें कितनी टर्म्स प्रेजेंट हैं उसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे उसमें केवल अगर एक ही टर्म है तो हम उसको क्या कहेंगे, 2 टर्म्स हैं क्या कहेंगे, 3 टर्म्स हैं क्या कहेंगे, या मल्टीपल टर्म्स है तो क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन में आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म। ऐसी टर्म यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा -3 में केवल एक ही टर्म है -3, तो ये आपका हो गया मोनोमियल। जैसे हमने सिंपली लिखा 4x, जैसे हमने 4x लिख दिया, तो 4x में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब कोई और टर्म है नहीं, तो इसमें केवल एक ही टर्म है, तो हम ऐसी टर्म्स को कहेंगे मोनोमियल। तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल।
फिर बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। जैसे आप देखिए 2x माइनस थ्री, तो 2x माइनस थ्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है आपकी 2x और एक है माइनस थ्री। तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स 2x एंड माइनस थ्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। जैसे हमने लिया 4x प्लस 3y, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है 4x और एक है 3y। तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बाइनोमियल। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें तीन टर्म्स होंगे। जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 5z। हमें पता है प्लस और माइनस की साइन देख के आप टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक है 3x, एक है 2y और एक है 5z। तो इट कंटेन्स थ्री टर्म्स, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्राइनोमियल। तो देखिए एक टर्म मोनो, दो टर्म बाय, तीन टर्म ट्राई। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है पॉलिनोमियल। In general, any expression containing one or more terms with non-zero coefficients and with variables having non-negative exponents, a polynomial may contain any number of terms one or more than one. देखिए अभी तक तो हमने नॉर्मल क्लासिफिकेशन किया, मोनो, बाय और ट्राई। पॉलिनोमियल क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल भी आता है, ट्राइनोमियल भी आता है, उससे ज़्यादा टर्म्स वाली एक्सप्रेशन भी आती हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब सिंपली ये होता है ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। बस एक कंडीशन ये होती है कि उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर, अब वेरिएबल की पावर क्या होती है, जैसे मैंने x लिखा, इसके ऊपर लिख दिया 2, तो ये 2 इसकी पावर हो गई। मैंने y लिखा, ऊपर लिख दिया 5, तो ये 5 इसकी पावर हो गई। तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी, यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर होगी। पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, केवल होल नंबर होगा, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5। तो ये आपको ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल में एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर देन वन टर्म इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बट उसकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के ही एक स्पेशल टाइप है। अब एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन दीज थ्री कैटेगरी। तो हमें इनको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्लासीफाई करना है और कौन सा इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा वो हमें देखना है। तो ध्यान देने वाली बात है मोनोमियल, जैसे हम देखें पहला x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में आपकी दो टर्म्स हैं, एक है x और एक और y, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया, बाइनोमियल। दूसरी एक्सप्रेशन है आपकी केवल 1000, तो इसमें केवल एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। तीसरी पे अगर देखें तो यहाँ पे चार टर्म्स हैं, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x4। देखिए प्लस साइन से चारों सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पे चार टर्म हैं। तो अगर हम इनको देखें, क्या ये मोनोमियल में आता है, नहीं, बाइनोमियल में आता है, नहीं, ट्राइनोमियल में आता है, नहीं। तो इन तीन स्पेशल नामों में इसका नाम नहीं है, लेकिन ये है पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी, वो ये वाला हो गया। अब तीसरा देखिए 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो यहाँ पे तीन टर्म है, पहली है 7, फिर y, फिर 5x, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। फिर आपका 2y माइनस 3y स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। फिर है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, यहाँ पे आपके तीन टर्म आ रहे हैं, 2y माइनस 3y स्क्वायर और 4y क्यूब, तो तीन टर्म्स का मतलब ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखिए इस वाले में भी तीन टर्म्स हैं, तो इट्स अ ट्राइनोमियल। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे केवल दो टर्म्स हैं, तो इट्स अ बाइनोमियल। फिर देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको आप मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में नहीं रख पाएंगे, यानी स्पेशल नाम नहीं दे पाएंगे। देन नेक्स्ट इट कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। और लास्ट में अगेन दो टर्म्स हैं, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में। अब आगे बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लाइक टर्म्स। देखिए लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और वेरिएबल्स की पावर भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि मैंने लिखा 3x, एक टर्म लिखी और दूसरी टर्म लिखी 5x। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। दोनों टर्म्स में वेरिएबल क्या है, x है। और वेरिएबल्स की पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर है 1,
तो दोनों की पावर भी सेम है। तो ऐसी टर्म्स जहाँ पर वेरिएबल की पावर भी सेम होती है और वेरिएबल भी सेम होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइक टर्म्स। इसमें आप देखिए, इसका जो कोफिशिएंट है वो है 3 और इसका कोफिशिएंट है वो है 5। तो 3 और 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं, दोनों के वेरिएबल सेम हैं, तो ऐसी टर्म्स को हम कहेंगे लाइक टर्म। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6x² y और दूसरा लिखा -3x² y। अब आप देखिए, अगर हम दोनों के वेरिएबल्स को देखें तो यहाँ पर x है, y है, यहाँ पे भी x और y है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पर आपकी y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो आप देखें दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। तो ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल भी सेम होते हैं, पावर भी सेम होती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, लाइक टर्म्स। तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स। अब थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम अनलाइक टर्म की बात करते हैं कि जो लाइक नहीं है, अनलाइक कैसे लेंगे। तो देखिए अनलाइक टर्म को पहचानने का तरीका ये है, मान लीजिए आपने लिखा 7x और 5y। यहाँ पर आप देखिए दोनों के वेरिएबल पे फोकस करना है। देखिए लाइक अनलाइक टर्म में केवल आपको वेरिएबल को देखना है, कोफिशिएंट यानी कि इसके आगे नंबर क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट हैं, यानी कि ये टर्म्स लाइक नहीं है, यानी कि अनलाइक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा होता 7xy और यहाँ पे लिखा था 3xy²। अब मैं अगर देखूँ तो दोनों के वेरिएबल सेम है, x है y है, x है y है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है कि दोनों के वेरिएबल सेम है। अब मैं पावर की बात करूँ तो x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो x की पावर भी सेम है। लेकिन जब मैं y पे आता हूँ तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। तो पावर का डिफरेंस आने की वजह से ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। यानी कि लाइक और अनलाइक को पहचानने के लिए आपको वेरिएबल भी चेक करना पड़ेगा कि सेम वेरिएबल होने चाहिए और उनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। यानी x की पावर 1 में जो है दूसरे में वही होनी चाहिए, y की पावर 1 में जो है दूसरे में होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लाइक और अनलाइक टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब लाइक टर्म्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि उसमें केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 5x और 2x को अगर हम ऐड करें लोअर क्लासेस में तो ये 7x आता है। हम इनको क्यों ऐड कर पाए, क्योंकि दोनों लाइक टर्म थे, दोनों के वेरिएबल विथ पावर सेम थे। लेकिन अगर हमें ऐड करना हो 5x + 2y तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो कहने का मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स और यू कैन सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। दैट्स वाई वी विश टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक टर्म्स। अब इसी का यूज़ करते हुए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है कि AB - BC ये आपकी पहली एक्सप्रेशन है, BC - CA आपकी दूसरी एक्सप्रेशन है, CA - AB आपकी तीसरी एक्सप्रेशन है। इसको आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो एडिशन का मेथड अपनाएंगे वो है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड मतलब होता है ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं। ध्यान ये दिया जाता है कि ये जो कॉलम हम बना रहे हैं, हर कॉलम एक पर्टिकुलर टर्म को डिनोट करेगा, यानी कि हर कॉलम में हम केवल लाइक टर्म्स को ही लिखेंगे। यानी जैसे इस कॉलम में एक लाइक टर्म, एक जैसी लाइक टर्म जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई हैं, इस वाले में सेम लाइक टर्म्स, इस वाले में सेम लाइक टर्म्स, और उनको फिर ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी एक्सप्रेशन थी AB - BC पहला, BC - CA और CA - AB। कॉलम एडिशन करते समय हम क्या करते हैं, पहली एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि हमने AB - BC को लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सप्रेशन की। दूसरी एक्सप्रेशन है BC - CA। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जब हमने AB - BC लिखा तो इसमें BC आ रहा है और इसमें भी BC आ रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई क्योंकि दोनों के वेरिएबल भी सेम है, उनकी पावर भी सेम है। तो सेकंड एक्सप्रेशन को लिखते समय पहले वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर BC आया उसी के नीचे BC को लिखा जाएगा, यानी इस BC को हम इस BC के नीचे लिखेंगे। देखिए दोनों को एक साथ लिख दिया। अब इसमें -CA आ रहा है, यहाँ पे CA नहीं है तो ये अलग टर्म हो गई, यानी कि अनलाइक टर्म हो गई। और क्योंकि ये ऊपर नहीं है तो इसके लिए हमने एक नया कॉलम बना लिया, -CA करके एक नया कॉलम बना लिया। ठीक है, फिर हमारा CA - AB। अब यहाँ पे CA आ रहा है, यहाँ पे भी CA था, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन में CA लिखा उसके नीचे इस वाले CA को भी हमने लिख दिया। और फिर ये था AB।
अब ये ए बी जो है वो पहली वाली एक्सप्रेशन के ए बी से मैच कर रहा है, तो हमने इसी कॉलम के नीचे इसको लिखा। तो देखिए पहला कॉलम जो है वो ए बी वाला हो गया, दूसरा बी सी वाला हो गया, तीसरा सी ए वाला हो गया। तो तीनों एक्सप्रेशन में जो जो लाइक टर्म थे उनको हमने सेम कॉलम में अरेंज कर लिया। जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप जीरो लिख सकते हैं, प्लस जीरो प्लस जीरो। अब आपको ऐड करना है, एडिशन भी कॉलम में होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड से मेरा मतलब है जैसे मैंने लिखा 3 5 और 2 8, तो 8 + 5 13 होता है, तो हम यहाँ पे 1 कैरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा आएगा तो वही लिखा जाता है। अब चलिए हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए जब आप लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं एक साथ, तो ध्यान देने वाली बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उनके आगे जो नंबर लिखे होते हैं उन्हीं को प्लस या माइनस किया जाता है। जैसे यहाँ माइनस सी ए के आगे कोई नंबर नहीं है, माइनस का साइन है तो हो गया -1, ये क्या हो गया -1। और इस सी ए के आगे प्लस का साइन है, कोई नंबर नहीं है, ये हो गया +1, यानी इसका कोफिशिएंट हो गया -1, इसका कोफिशिएंट हो गया +1। तो -1 और +1 को ऐड करेंगे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे तो -BC का कोफिशिएंट है -1, BC का कोफिशिएंट है 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली AB और -AB लेंगे, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -1, तो 1 और -1 को ऐड किया तो क्या आ गया 0। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को ऐड करने पर आंसर क्या आ गया 0। अब बात करते हैं, सपोज ये क्वेश्चन है, तो हमने सबसे पहले तो जो पहली एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो 2p² q² - 3pq + 4 को हमने उतार दिया। अब दूसरी एक्सप्रेशन जब देख रहा हूँ, पहले आ रहा है 5 ऐसा है नंबर है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम पहली एक्सप्रेशन से अगर मैच करें तो 4 के नीचे आएगा, क्योंकि 4 में भी कोई वेरिएबल नहीं है, 5 में भी कोई वेरिएबल नहीं है, दोनों लाइक टर्म है, तो उनको एक कॉलम में लिख दिया। फिर है आपका 7pq, तो 7pq को इस एक्सप्रेशन में वहाँ लिखेंगे जहाँ पे pq आ रहा है, तो मिडल में pq आ रहा है तो उसी के नीचे +7pq लिख दिया। फिर ये था -3p² q², तो हम देखेंगे यहाँ पे p² q² पहली एक्सप्रेशन टर्म में आ रहा है, तो उसके नीचे हमने -3p² q² लिख दिया। कॉलम में लिखते समय ध्यान देना है कि टर्म के आगे जो साइन है उसको भी उसके साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो कॉलम अरेंजमेंट हमारा हो गया है। अब हम कुछ आते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो पहले कॉलम पहली लाइन यानी कि पहला कॉलम देखिए ये वाला, इसको ऐड करते हैं तो 5 + 4 हो जाएगा 9। अब आते हैं इस कॉलम में, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे PQ के पहले है 7 और यहाँ पे PQ के पहले है -3, तो दोनों के कोफिशिएंट हमने ले लिए। अब -3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है विद द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 7 में से 3 गया 4 आ गया, तो 4pq आ गया। थर्ड में कॉलम में लेते हैं, तो यहाँ ये वाला कॉलम आ गया हमारा, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे p² q² का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे p² q² का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -p² q², 1 ना भी लिखे तो चलेगा। तो इस तरीके से चिल्ड्रन कॉलम एडिशन में आप लाइक टर्म्स को एक एक कॉलम में अरेंज करते हैं और फिर उनके कोफिशिएंट्स को केवल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमने एडिशन डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखिए सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह चलेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि आप जानते हैं कि जो फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन होती है, इसको पहले मतलब जैसे ए और बी है, तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है सब्ट्रैक्शन करते समय उसको पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो ये लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद ये एक्सप्रेशन आ रही है 12a - 9ab + 5b - 3, तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। देखिए आपने लिख लिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो फ्रॉम से पहले है, पर ध्यान ये देना है कि जैसे हमने एडिशन में सेम कॉलम में लाइक टर्म्स को लिखा था वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो हमने जैसे 4a है तो इसको a के नीचे लिखा, ab वाले को ab वाले के नीचे लिखा, b वाले को b के नीचे लिखा और नंबर को नंबर वाले के नीचे लिखा। यहाँ तक आपका एडिशन का सेम हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में एक एडिशनल स्टेप क्या होता है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे यानी जो ये एक्सप्रेशन लिखी है इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस था, प्लस का माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब आप जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे नए साइन के हिसाब से करोगे,
जैसे ये -3 हो गया, अब ये -12 हो गया, तो -3 और -12 को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, यानी -15 आ जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये 5 भी है, ये -3 भी हो गया। अब इनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 गया, कितना आएगा? 2 आएगा, तो आपको मिल जाएगा 2b। अब यहाँ पे है -9 और अब हो गया +7, तो -9 में जब +7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2ab। अब यहाँ पे 12a है और अब ये हो गया -4a, तो 12 में से 4 गया तो कितना होगा? 8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8a। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो करना क्या है, फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखना है, फ्रॉम से पहले जो आई है उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे और लिखते समय सेम कॉलम, मतलब लाइक टर्म्स इन द सेम कॉलम को फॉलो करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में एक एडिशनल चीज़ फॉलो करेंगे कि नीचे वाली एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज करेंगे। आइए और समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो फ्रॉम के बाद ये एक्सप्रेशन लिखी गई थी, तो इसको हमने लिख दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है 5pq², मतलब रिवर्स करके लिख दिया है 5p² - 2pq² + 5pq - 11q - 3p + 18, रिवर्स कर दिया है। जब फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सेम टर्म, लाइक टर्म सेम कॉलम में, आप देखिए सब जो मैं टिक करते जा रहा हूँ सेम कॉलम में, इनमें वेरिएबल देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या था? पहले कॉलम में p²q, तो लाइक टर्म्स हैं एक कॉलम में, pq² लाइक टर्म्स हैं एक कॉलम, ये हमने लिख लिया। अब नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब देखिए ये है +18 और +3, तो 18 और 10 28। ये है -3p और +8p, तो -3p और +8p अगर आप देखें तो p और p को तो हमने कुछ करना नहीं है, तो ये है 8 और ये है -3, तो 8 - 3 कितना होता है? 5, तो 5p आ गया। अब आप देखिए -11q और ये हो गया -7q, तो -11 और -7 माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, -18q। अब ये 5pq और ये 3pq दोनों प्लस में, तो 5 + 3 हो गया 8pq। देखिए नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें वेरिएबल को एज इट इज लिखा जाएगा। वेरिएबल में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, pq और pq ऐड किया तो 2 बार p आया तो p² लिख दिया, 2 बार q आया तो q² लिख दिया, ये गलत तरीका है। वेरिएबल में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, केवल उसके कोफिशिएंट्स में होता है। अब यहाँ वाली एक्सप्रेशन में देखें -2pq² है, -5pq, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 में -5 ऐड करेगा -7 आ गया। फिर ये 5 है, -4, तो 5 में से 4 गया 1। तो चिल्ड्रन इस तरीके से हम अपनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने अभी सीखा कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाय राइटिंग द लाइक टर्म्स इन द सेम कॉलम। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान देना है, केवल कोफिशिएंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। थैंक यू।